गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश दुबे आज आप लोगों के साथ मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल की चर्चा करने के लिए उपस्थित हूं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें। इससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो और प्रत्येक वीडियो का PDF मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। आप उसे वहाँ से डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आज का जो एपिसोड है यह विशेष तौर पर यूरोप महाद्वीप की चर्चा प्रारंभ होगी। इससे पूर्व हम लोगों ने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप की चर्चा कंप्लीट कर चुके हैं। आज चौथा महाद्वीप है जिसकी आज हम शुरुआत कर रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को प्रैक्टिस सीरीज मिल रही है, साथ में मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल की सीरीज मिल रही है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पर भी आपको एपिसोड मिल रहे हैं और इसके साथ साथ कुछ आपको कॉन्सेप्ट सीरीज ज्योग्राफी की भी प्राप्त हो रही है। तो आप इन सभी सीरीज का भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आज यूरोप महाद्वीप का सबसे पहला इंट्रोडक्शन का पार्ट है। इसमें देखेंगे कि यूरोप महाद्वीप का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, इसमें कौन कौन से देश हैं जिसके बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है। यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें यूरोप, तो अगर देखा जाए पूरे विश्व में 7 महाद्वीप हैं। सबसे बड़ा जो महाद्वीप है उसका नाम है एशिया। दूसरा जो आता है वो है आपका अफ्रीका है, फिर उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है। उसके पश्चात हम लोगों को मिलता है, कह सकते हैं अंटार्कटिका है, फिर ऑस्ट्रेलिया है और यूरोप है। तो यूरोप जो है अगर देखा जाए तो ये सेकंड लार्जेस्ट है। क्या है? सेकंड लार्जेस्ट है, क्योंकि सबसे जो छोटा है वो कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। और ऑस्ट्रेलिया से बड़ा कौन सा है? तो यहाँ पर यूरोप है। तो इसी के बारे में लिखा है। इसका जो विस्तार है यूरोप का, ये कहाँ से कहाँ तक है? तो 34 डिग्री 51 मिनट नॉर्थ से लेकर के, अर्थात ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, यहाँ पर इसका विस्तार है। ये ग्रीस का पार्ट है। यहाँ पर ये है 34 डिग्री 51 मिनट नॉर्थ से प्रारंभ होता है, ये डिग्री है। अर्थात यह देखा जाए तो यूरोप महाद्वीप का सबसे कौन सा पार्ट होगा? दक्षिणतम पार्ट होगा। कौन सा होगा? दक्षिणतम बिंदु होगा। तो इसी आधार पर यहाँ पर देखिएगा जो दक्षिणतम बिंदु है एक गार्डवास ग्रीस, जो 34 डिग्री 51 मिनट नॉर्थ से शुरू होता है। अगर देखा जाए इसका उत्तरी विस्तार, अर्थात इधर का जो विस्तार है, यह आपको मिलता है आइसलैंड का उत्तरी भाग है। यहाँ का विस्तार कितना है? तो यह आपको मिलता है, नहीं ये यहाँ का नहीं मिलेगा बल्कि आपको रसिया का मिलेगा। कहाँ का मिलेगा? रसिया का है। तो चलिए यहाँ पर हम, वो रसिया का पार्ट है। किसका पार्ट है? रसिया का पार्ट है। तो थोड़ा उसको आपको ध्यान में रखना है। एक सेकेंड। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो विस्तार आपको मिलता है रसिया का, वो कहाँ पर है उसके विषय में भी हम लोगों को थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो रसिया वाला जो पार्ट है सबसे किधर है? यह नॉर्थ में है, 81 डिग्री 47 मिनट। अर्थात आप देखिएगा जो सबसे उत्तरतम बिंदु है ये रसिया का है। कहाँ का है? रसिया का है, रूसी संघ का है। थोड़ा सा यहाँ पर ये देखने में थोड़ा सा अच्छा हो गया। यहाँ पर तो जो सबसे, यहाँ देखिए ये रसिया का पार्ट है, अर्थात सबसे उत्तर में है। इधर है, सबसे उत्तर में है। तो यहाँ वाला जो सेक्शन आपको रसिया का मिलेगा ये सबसे उत्तरी सेक्शन है। और कितना उत्तर में है? तो 81 डिग्री 47 मिनट। आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे दक्षिणतम बिंदु यूरोप का कहाँ पर है? तो वह ग्रीस में मिलता है। सबसे उत्तरतम कहाँ मिलता है? तो रसिया में मिलता है। इसी प्रकार अगर पूछा जाए कि सबसे पश्चिमी बिंदु कहाँ है और सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ है, तो पश्चिमी बिंदु यहाँ पर आपको मिलता है, ये जो आइसलैंड का पार्ट है। आइसलैंड के पार्ट में आपको सबसे पश्चिमी बिंदु मिलता है, जिसका विस्तार कहाँ पर है? आप देखेंगे ये आपको मिलेगा 24 डिग्री 33 मिनट वेस्ट में है। इसी आधार पर आप देखिए यहाँ पर लिखा है पश्चिमतम बिंदु। पश्चिमतम बिंदु कहाँ है? यह आइसलैंड का पार्ट है जिसका नाम है जार्गतंगर, और जार्गतंगर का विस्तार है 24 डिग्री 33 मिनट वेस्ट में है। इसी प्रकार जब इसका हम पूर्वी विस्तार की बात करते हैं, किसकी विस्तार की बात करते हैं? पूर्वी विस्तार। तो पूर्वी विस्तार पुनः आपका रसिया में मिलता है। कहाँ मिलता है? रसिया में, क्योंकि इधर का पार्ट जो है रसिया का है। तो रसिया में मिलता है पूर्वतम बिंदु। और कितने डिग्री पर है? तो 69 डिग्री 3 मिनट। अर्थात यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यह एक प्रकार से यूरोप महाद्वीप का कह सकते हैं अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार है। और यही अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के आधार पर इसका उत्तरतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु, पूर्वतम बिंदु और पश्चिमतम बिंदु का निर्धारण किया जाता है।
यहाँ पर अगर बात करें इसका जो विस्तार है उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण का इसका जो विस्तार है ये है 4300 किलोमीटर। कितना है? 4300 किलोमीटर। अर्थात अगर इधर से हम इस प्रकार से ड्रॉ करें, उत्तर की तरफ ले जाएं, तो यह जो विस्तार मिलता है, यह विस्तार कितना है? यहाँ पर थोड़ा सा दूसरे टाइप से हम ड्रॉ कर देते हैं लाइन, जिससे थोड़ा सा स्पष्ट हो। तो यहाँ पर ये लाइन जो है, यह कह सकते हैं नीचे से लेकर के, अर्थात दक्षिण से लेकर के उत्तर तक है। इसी प्रकार जो विस्तार आपको देखने को मिलता है पूर्व से पश्चिम वाला, तो पूर्व से पश्चिम अर्थात इधर का अगर हम सेक्शन ले लें इस तरह से, ये सेक्शन आपको मिलता है पूर्व से पश्चिम, और पूर्व से पश्चिम वाले का विस्तार ज़्यादा है। कितना है? 5600 है। कितना है? 5600 किलोमीटर है। तो इधर का ए है 5600 किलोमीटर, और इधर का जो विस्तार है कितना है? ए है 4300। अर्थात यूरोप महाद्वीप का जो विस्तार पूर्व से पश्चिम है ये ज़्यादा है, उत्तर से दक्षिण का विस्तार तुलनात्मक तौर पर कम है। साथ में अगर हम बात करें कि यहाँ का जो उच्चतम तापमान है कहाँ पर दर्ज किया जाता है, तो उच्चतम तापमान आपको स्पेन में देखने को मिलता है। ये है स्पेन। तो स्पेन में ही देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ का जो लोकेशन है यह थोड़ा इक्वेटर के समीप आता है। इस आधार पर यहाँ का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इसी प्रकार अगर न्यूनतम टेम्परेचर की बात करें, तो न्यूनतम टेम्परेचर कहाँ पर देखने को मिलता है? यह रसिया का पार्ट है जहाँ पर देखने को मिलता है, और यहाँ का मिनिमम टेम्परेचर -55 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचता है। इसी प्रकार जो उच्चतम बिंदु है यह एल्ब्रूज श्रेणी है, और एल्ब्रूज जो श्रेणी है, यही जो पर्वत आपको देखने को मिलता है, इसका नाम है काकेकस। तो काकेकस की एक ऊंची पर्वत श्रेणी है, ऊंची चोटी है, और इसी चोटी का नाम क्या है? एल्ब्रूज है, जो रसिया नहीं बल्कि हम कहेंगे यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसी प्रकार अगर हम दक्षिणतम बिंदु की बात करें कि सबसे निम्नतम बिंदु कौन है, दक्षिणतम नहीं बल्कि सबसे निम्नतम बिंदु जो सबसे निचले वाले एरिया में पाया जाता है, तो उसका नाम क्या है? वो कैस्पियन सागर में है। कहाँ पर है? कैस्पियन सागर में है। इसी के जस्ट बगल में आपको देखने को मिलेगा कैस्पियन सागर। तो कैस्पियन सागर में आपको यहाँ पर ये देखिए, ये है लोकेशन कैस्पियन सागर, ये है कैस्पियन सागर। यहाँ पर हम कह सकते हैं इसका सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। डीपेस्ट पॉइंट यहाँ पर है, और हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पर देखने को मिलता है। सबसे दक्षिणतम बिंदु यहाँ पर है, सबसे उत्तरतम बिंदु आपके रसिया वाले सेक्शन में मिलता है, और इसी प्रकार सबसे पश्चिमी बिंदु इधर मिलता है, और सबसे पूर्वी बिंदु इधर मिलता है। तो ये सब आपको पार्ट जो है समझना है, और इसी आधार पर हमने कहा था कि जो उत्तर से दक्षिण विस्तार है और पूर्व से पश्चिम विस्तार है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसके आधार पर आप अगर आगे पढ़ें, तो अगर हम आकार के विषय में बात करें कि इसका यूरोप महाद्वीप का जो आकार है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बाद विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। अर्थात सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन उससे बड़ा कौन सा है? तो उससे बड़ा यूरोप है। यह हमको स्पष्ट होना चाहिए। यूरोप महाद्वीप जो है यह विश्व का दूसरा सबसे छोटा है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद बड़ा कौन सा है? तो यूरोप है। साथ में अगर हम इसकी अवस्थिति के विषय में बात करें, इसके लोकेशन के विषय में बात करें, तो पश्चिम में इसके क्या है? इसके पश्चिम में आप देखेंगे इधर अटलांटिक महासागर है। इसी प्रकार अगर आप बात करें इसके पूर्व में कौन है? तो यह यूराल पर्वत है। ये जो श्रेणी है यह यूराल पर्वत की है। किसकी है? यह है यूराल पर्वत। इसी प्रकार अगर हम बात करें कि इसके पश्चिम में क्या है? एशिया है। इसके पश्चिम में क्या है? एशिया है, और दक्षिण में कौन है? अफ्रीका है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखो ये डाउट हो गया कि पश्चिम में क्या एशिया है क्या? ऐसा कुछ आपको लग रहा है क्या? यहाँ पर थोड़ी सी ये मिस्टेक है लिखने में, इसको आप करेक्ट करिएगा। पश्चिम में नहीं है, बल्कि आप देखेंगे तो यह यूरोप अगर है, तो यूरोप के यह किधर पड़ता है? तो यह पूरब में पड़ता है। किधर पड़ता है? पूरब में पड़ता है। यह पश्चिम नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? इसके पूर्व में एशिया है, और दक्षिण में अफ्रीका महाद्वीप है। इसके दक्षिण में ये देखिए यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप है, तो दक्षिण में अफ्रीका है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। लेकिन पूर्व में एशिया पड़ता है। इसी आधार पर अगर उत्तर में हम बात करें तो आर्कटिक महासागर है। इधर आप देखेंगे यह आर्कटिक महासागर का पार्ट आता है। दक्षिण में जो है यहाँ पर आपको यह भूमध्य सागर भी मिलता है, और साथ में रेड सी नीचे की तरफ मिलता है। ये देखिए काला सागर भी है। तो काला सागर भी दक्षिण में है। मेडिटेरेनियन अर्थात भूमध्य सागर भी दक्षिण में है। और जो काकेकस है, कौन सा है? काकेकस। यहाँ पर ये देखिए ये जो श्रेणी है, ये श्रेणी काकेकस की है, और यह श्रेणी किसकी है? यूराल की है। तो यह है काकेसस। ये जो काकेकस है एक इधर है, इसको आप कह सकते हैं
ये आप देखिएगा इसके दक्षिण में है, किधर है, दक्षिण में भूमध्य सागर है, काला सागर है और काकेकस पर्वत है। और पूर्व में कौन है, यहाँ पर देखिए ये है कैस्पियन। तो यह इसके प्रॉपर लोकेशन के विषय में बात करता है कि कौन कहाँ पर है। काकेकस यहाँ पर ये देखिए यह यूराल है, कौन है, यूराल है। यूराल किधर, इधर पूर्व में है, पूर्व में पूरा कौन है, यूराल है। यूराल जो है पूर्व में है, साथ में कैस्पियन भी आप कह सकते हैं पूर्व में है। तो इस आधार पर यह इसके प्रॉपर लोकेशन की बात होती है जो हमको देखना है। और ये जो मैप आपके सामने रखा गया है, ये मैप पूरी तरीके से एटलस का ही मैप है, इसलिए आपको एटलस को ही प्रॉपर ढंग से देखना है। एटलस में प्रत्येक तथ्य लिखे गए हैं, आप उन तथ्यों को यदि ध्यानपूर्वक देखते हैं तो काफ़ी अच्छी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर अगर बात करें कि हम यूरेशिया किसे कहते हैं, क्या यूरेशिया, तो रूस का वह भाग जो यूरोप और एशिया दोनों में पाया जाता है उसको हम यूरेशिया कहते हैं। सिंपल सी बात है, अर्थात एशिया के साथ या एशिया के साथ यूरोप के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं, यूरेशिया कहते हैं। तो रसिया जो है इसका विस्तार देखा जाए तो एशिया में भी है और यूरोप में भी है, और इसी आधार पर इसको क्या कहते हैं, यूरेशिया हम नाम देते हैं। अगला यहाँ पर जो महत्वपूर्ण तथ्य है कि कौन कौन से देश हैं जिसके विषय में हमको जानकारी प्राप्त करनी है इस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट में या महाद्वीप में, तो हमको कई राष्ट्र हैं जिसके विषय में जानकारी रखनी है। लेकिन बहुत से छोटे छोटे भी राष्ट्र हैं, उनको हमको तो नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी इतना तो याद होना ही चाहिए कि कौन सा राष्ट्र किस महाद्वीप से संबंध रखता है। जैसे अगर देखा जाए यूरोप महाद्वीप से कौन कौन से राष्ट्र हैं जो संबंध रखते हैं, तो बहुत से छोटे छोटे राष्ट्र हैं। यहाँ पर नाम की चर्चा तो हम कर रहे हैं, लेकिन आपको इनको प्रॉपर ढंग से एटलस पे खोजना है। अब हम सबको एक एक करके तो खोज के नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन कुछ आपको दिखा सकते हैं कि आप इनको क्या करेंगे, आप देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। जैसे अगर बात करें यहाँ पर देखिए लिखा है अल्बानिया, क्या है अल्बानिया, तो अल्बानिया देखिए यहाँ पर मिलेगा। इसी प्रकार आप देखेंगे यहाँ पर है अंडोरा है, अर्मेनिया है, ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, ये है ऑस्ट्रिया का पार्ट है। फिर अजरबैजान है, बेलारूस है। बेलारूस भी हाल फिलहाल में बहुत चर्चा में रहा है, क्योंकि रसिया के यह समर्थन में रहता है। यूक्रेन के मतलब यूक्रेन और रसिया के मध्य में जो वर्तमान में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं बेलारूस रसिया का पूरा समर्थन कर रहा है। इसी प्रकार आप देखेंगे बेल्जियम है, बोस्निया है, हर्जेगोविना है, बुल्गारिया है, क्रोएशिया है, चेक गणतंत्र है, डेनमार्क है। डेनमार्क भी आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाता है। इसी प्रकार एस्टोनिया है, फिनलैंड है, फिनलैंड देखिए यहाँ पर देखने को मिलता है। फ्रांस है, फ्रांस यहाँ पर है। जॉर्जिया है, फिर आपको यहाँ पर जर्मनी है, ग्रीस है। अब जर्मनी यहाँ पर मिलता है, ग्रीस यहाँ पर मिलता है। इसी प्रकार आप देखेंगे हंगरी है, आइसलैंड, आइसलैंड तो यहाँ पर है। इसी प्रकार आप देख रहे हैं यहाँ पर आयरलैंड, आयरलैंड जो कहीं न कहीं यूनाइटेड किंगडम का पार्ट आता है, यूरोप में है। तो इसी प्रकार इटली यहाँ पर देखिए ये मिलता है, ये इटली का पार्ट है। लाटविया है, लिथुआनिया है, लिएचेनस्टीन है, फिर लग्जमबर्ग है, मेसिडोनिया है, माल्टा है, मालडोवा है, मोनाको है, नीदरलैंड है, नॉर्वे है। नॉर्वे आप यहाँ पर देखेंगे ये नॉर्वे मिल जाता है। इसी प्रकार पोलैंड है, पुर्तगाल, पोलैंड आप अगर देखेंगे तो आपको पोलैंड और पुर्तगाल, यहाँ पर भी आपको अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं जब हम युद्ध की बात करते हैं, अभी हाल फिलहाल में कनाडा के जो कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर जी हैं, इन्होंने कहीं न कहीं यहाँ पर अगर देखा जाए यूक्रेन को खुश करने के लिए इन्होंने कुछ ऐसा कार्य किया कि जिससे पोलैंड क्या हो गया, इनसे नाराज़ हो गया। पोलैंड भी है, पुर्तगाल यहाँ पर देखने को मिलता है, स्पेन यहाँ पर मिलता है, फिर रोमानिया है, रूस आप समझ रहे हैं कि ये सब रूस का ही पार्ट है। सैन मेरिनो है, स्लोवाक है, पुर्तगाल है। फिर अगर हम बात करें पुर्तगाल देखो 2 बार लिख दिया गया, तो आप इसको थोड़ा मैनेज करिएगा। स्पेन है यहाँ पर, फिर यहाँ पर स्वीडन है, स्विट्ज़रलैंड है, यूक्रेन है, यूक्रेन यहाँ पर आप देख सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम अर्थात ये वाला पार्ट है। इसी प्रकार वेटिकन सिटी जो इटली के मध्य में यहाँ पर मिलती है, ये है वेटिकन सिटी है। फिर यूगोस्लाविया है, स्कैंडिनेविया है। स्कैंडिनेविया जो देश है इस पे हम इन देशों को शामिल करते हैं। ये जो पार्ट है यही कहलाता है स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप। स्कैंडिनेविया में कौन कौन सा है, इसमें आइसलैंड आता है, फिर आता है नॉर्वे आता है, फिर आप देखेंगे स्वीडन है, डेनमार्क है, और कौन आएगा, फिर नॉर्वे और फिनलैंड। नॉर्वे देखिए यहाँ पर 2 बार लिखा गया, एक बार नॉर्वे यहाँ पर है तो नॉर्वे यहाँ पर, अर्थात एक ही नॉर्वे करिएगा। फिनलैंड अर्थात आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 देश हैं। कितने देश हैं, 5 देश हैं। अर्थात 5 देशों का यह समूह है जिसको हम क्या कहते हैं, स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप कहते हैं। और इससे प्रश्न भी पूछा जाता है, और इसकी चर्चा हम एक बार तब करते हैं जब अध्ययन करते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। और जियोमॉर्फोलॉजी में कहीं न कहीं वैगनर महोदय
वहाँ पर जीवाश्म साक्ष्यों का प्रस्तुत करते हैं, जिसमें उन्होंने ग्लासोप्टोरिस का चर्चा किया। तो ग्लासोप्टोरिस जो है यह स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप पर ही पाए जाते हैं, इसकी चर्चा वहाँ पर की जाती है। तो स्कैंडिनेविया देश कौन कौन से हैं? इसमें 5 देश हैं। यहाँ पर आपको आइसलैंड मिलता है, नॉर्वे मिलता है, स्वीडन मिलता है, फिनलैंड मिलता है और डेनमार्क। तो ये 5 देश हैं जो मिलकर के स्कैंडिनेविया देश का फॉर्मेशन करते हैं। इसी प्रकार आपको बाल्टिक देश मिलते हैं, और भी देशों की चर्चा होगी, उसकी चर्चा भी हम इसी क्रम में आगे करेंगे अलग से। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले राष्ट्र की जिसके विषय में हमको जानकारी होनी चाहिए, वो है आइसलैंड। क्या है आइसलैंड? अगर हम आइसलैंड के विषय में बात करें, वैसे यूरोप महाद्वीप हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रासंगिक है वर्तमान में, क्योंकि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी के परिणाम स्वरूप यहाँ से प्रश्न के पूछे जाने की पूरी संभावना बनी हुई है। अगर हम आइसलैंड के विषय में बात करें तो आइसलैंड का जो विस्तार है यह 63 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ से, अर्थात इधर का पार्ट जो है यह 63 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ से लेकर के उत्तर का जो विस्तार है तो इधर आपको मिलेगा 65 डिग्री 32 मिनट नॉर्थ। तो दोनों पोर्शन नॉर्थ में ही है, तो नॉर्थ ही रहेगा। साथ में अगर इसके हम देशांतरी विस्तार की बात करें तो देशांतरी विस्तार अगर हम इधर से देखें तो यह भी पश्चिम में है और ये भी पार्ट पश्चिम में है। तो इधर का पार्ट हो जाएगा, ये है 13 डिग्री 30 मिनट वेस्ट, और इधर का पार्ट जो हो जाएगा ये हो जाएगा 24 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। दोनों वेस्ट में है, लेकिन इसकी तुलना में यह थोड़ा ज़्यादा वेस्ट में है, क्योंकि यही 0 डिग्री है। तो यहाँ से ये वेस्ट में है, तो वेस्ट में यहाँ ये पहले आ जाएगा, फिर यह बाद में आ जाएगा। तो आप इसको भी ध्यान में रखना है। साथ में अगर हम इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? रेकजाविक है। क्या है? रेकजाविक है। तो आपको स्पष्ट होना चाहिए कि आइसलैंड की जो राजधानी है ये रेकजाविक है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। साथ में इसका जो पूरा क्षेत्रफल है ये है 1,02,846 वर्ग किलोमीटर। यहाँ की जो जनसंख्या है 2,81,000 है। यहाँ की भाषा जो है ये है आइसलैंडिक। क्या है? आइसलैंडिक यहाँ की भाषा है। अब इसके राजधानी के विषय में थोड़ी जानकारी हम प्राप्त करते हैं। यहाँ की जो राजधानी रेकजाविक है यह विश्व की उत्तरतम राजधानी है, जो 60 डिग्री 10 मिनट नॉर्थ अक्षांश पर स्थित है। ऐसा आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी कौन सी, सबसे उत्तरतम राजधानी कौन सी है? तो उसका नाम क्या है? आइसलैंड की रेकजाविक है। क्या है? आइसलैंड की रेकजाविक है। यह आइसलैंड का महत्वपूर्ण पत्तन है, जहां जहाज निर्माण, वस्त्र और मछली प्रसंस्करण के कह सकते हैं उद्योग विकसित हैं। तो ये कुछ तथ्य हैं जो हमको ध्यान में रखना है, क्योंकि यह जो क्षेत्र है यह कह सकते हैं पोलर रीजन में है। पोलर रीजन में है तो ठंडी ज़्यादा है, और साथ में चारों तरफ सागर महासागर से घिरा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर जहाज निर्माण का कार्य करना स्वाभाविक सी बात है। यहाँ की वस्त्र भी काफ़ी प्रासंगिक होते हैं, क्योंकि ठंडक से बचने के लिए हमको वस्त्रों की आवश्यकता काफ़ी ज़्यादा पड़ेगी। और यहाँ की मछलियाँ जो होती हैं यह भी काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट में डिमांडेबल हैं, क्योंकि यहाँ की मछलियों में फैट की मात्रा काफ़ी कम होती है। अगला अगर हम बात करें इसका लोकेशन, तो लोकेशन यहाँ पर आपको स्पष्ट ध्यान रखना है। आइसलैंड जो है यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो जाहिर सी बात है कि अटलांटिक महासागर बहुत बड़ा है, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा नॉर्थ अटलांटिक है। साथ में बात करें कि यह उत्तरी ध्रुवीय वृत्त के निकट स्थित है। तो यह जो 66.5 डिग्री का पार्ट है यही तो हम कहते हैं आर्कटिक वृत्त। तो आर्कटिक वृत्त के पास ही है, इसलिए इसको कहते हैं उत्तरी ध्रुवीय वृत्त के निकट स्थित एक द्वीप है। यह एक द्वीपीय संरचना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ में नॉर्वेजियन सागर इस द्वीप के पूर्व में स्थित है, क्योंकि इसके पूर्व में आप देखेंगे इधर है नॉर्वेजियन सी। इसी प्रकार आप अगर बात करें कि जो गर्म गल्फ धारा है, अर्थात जो गल्फ स्ट्रीम है जो मैक्सिको की खाड़ी से उठती है और कहीं न कहीं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी पोर्शन से होते हुए न्यू फाउंडलैंड के पास से जब यह आगे बढ़ती है, जिसको कहते हैं ड्रिफ्ट। क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट के रूप में जब यह आगे बढ़ती है तो यह कहीं न कहीं इस आइसलैंड के पास आकर के, जिसको हम कहते हैं इरमिंगर की गर्म जलधारा, क्या कहते हैं? इरमिंगर की गर्म जलधारा, और यहाँ पर आकर के क्या करती है इरमिंगर की गर्म जलधारा? यहाँ के टेम्परेचर को बढ़ा देती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, जो गर्म गल्फ धारा के प्रभाव से यहाँ सर्दी कम होती है, क्योंकि जो गल्फ स्ट्रीम है यहाँ के टेम्परेचर को बढ़ा देती है। साथ में अगर बात करें, इसी के परिणाम स्वरूप यहाँ की जो ठंडी है यह अल्पकालीन होती है। कैसी होती है? अल्पकालीन होती है। लेकिन जो ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु में लगातार कई सप्ताह तक रात में भी दिन का प्रकाश पड़ता रहता है, क्योंकि यह एक प्रकार से आर्कटिक वृत्त के पास है। और जब सन उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करता है, अर्थात जब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का समय आता है,
आइसलैंड में आपको लगभग अधिकांश समय में रात के समय में भी दिन का प्रकाश नजर आता है। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं, इसी कारण से क्या कहते हैं, इस द्वीप को मध्य रात्रि के सूर्य का द्वीप भी कहा जाता है। और इस द्वीप में 200 से अधिक ज्वालामुखी संरचनाएं देखी जाती हैं। अगला जो हमें राष्ट्र देखने को मिलता है ये है डेनमार्क। और अगर हम इस राष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर तो ये है डेनमार्क, ये आपको स्पष्ट रखना है, ये है डेनमार्क। और डेनमार्क एक प्रकार से स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप का पार्ट है, स्कैंडिनेविया कंट्रीज़ है। साथ में अगर इसके हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 54 डिग्री 34 मिनट नॉर्थ से प्रारंभ होता है और 57 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ तक इसका विस्तार है। इसी प्रकार अगर इसके देशांतरी विस्तार की बात करें तो इधर का जो विस्तार है ये भी ईस्ट में है और इधर का विस्तार करें तो ये भी ईस्ट में है, क्योंकि 0 डिग्री की लाइन यहाँ से गुजरती है, इसके यह ईस्ट में है। तो 8 डिग्री 5 मिनट ईस्ट से शुरू होता है, 8 डिग्री 5 मिनट ईस्ट से प्रारंभ होता है और कहाँ तक जाता है तो 15 डिग्री 12 मिनट ईस्ट तक इसका विस्तार है। इसी प्रकार अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल 43,074 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की जो जनसंख्या है लगभग 53 लाख या 5.3 मिलियन है। यहाँ की जो राजधानी है वो है कोपेनहेगन है। क्या है? कोपेनहेगन है। यहाँ की जो भाषा है वह डैनिश है। तो इतने तथ्य तो आपको याद ही रखने हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। साथ में अगर हम बात करें कि डेनमार्क उत्तरी यूरोप में उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच में स्थित है, क्योंकि आप देखेंगे एक तरफ इधर बाल्टिक सागर है और एक तरफ इधर नॉर्थ सी। यही कह रहा है कि उत्तरी यूरोप में उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच में स्थित है। स्कैंडिनेविया देशों में यह सबसे छोटा है, क्योंकि स्कैंडिनेविया देशों में हमने 5 देश की चर्चा किया, जिसमें आइसलैंड है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क। लेकिन उसमें डेनमार्क सबसे छोटा एरिया के आधार पर है। साथ में अगर हम बात करें कि इसके अंतर्गत कई द्वीप आते हैं, जिसमें एक है जटलैंड है। क्या है? जटलैंड का प्रायद्वीप। ये जो पार्ट है, ये उत्तर वाला पार्ट जो है यही है जटलैंड का प्रायद्वीप। क्या है? जटलैंड का प्रायद्वीप ये उत्तर वाला पार्ट है। आप इस मैप को फिजिकल और पॉलिटिकल दोनों को एटलस के माध्यम से देखेंगे तो आपको काफ़ी जानकारियाँ मिल जाएंगी। यहाँ लिखित मटेरियल आपके सामने है, बाकी आपको कार्य क्या करना है, एटलस में इन स्थानों को बार बार देखना है। तो जो जटलैंड प्रायद्वीप है, यह कह सकते हैं आप, ये जो पार्ट है नॉर्वे का, इसी नॉर्वे का जो उत्तर वाला पार्ट है ये वाला, यही कहलाता है जटलैंड प्रायद्वीप। क्या है? जटलैंड प्रायद्वीप है। साथ में अगर बात करें यहाँ पर अन्य भी द्वीप मिलते हैं, जैसे फूनेन द्वीप है, यहाँ पर जीलैंड है, वर्नहोल्स है, एवं अनेक छोटे छोटे द्वीप सम्मिलित हैं। और साथ में इसी का एक द्वीप जिसका नाम ग्रीनलैंड है एवं फारो द्वीप। तो ग्रीनलैंड जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, जो आइसलैंड के भी पश्चिम में है। अर्थात अगर देखें तो इधर आपको मिलता है उत्तरी अमेरिका, तो उत्तरी अमेरिका के इस तरफ है और आइसलैंड के इस तरफ है, अर्थात यहाँ पर मिलता है आपको देखने को ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है, उस पर किसका आधिपत्य है? तो इसी डेनमार्क का आधिपत्य है। और डेनमार्क का एक और द्वीप पर आधिपत्य है जिसका नाम है फारो द्वीप। तो यहाँ पर ये देखेंगे, ये है फारो द्वीप, जो कहीं न कहीं डेनमार्क से काफ़ी दूर है, लेकिन फिर भी इस पर किसका कब्जा है? कहेंगे डेनमार्क का कब्जा है। तो इसी आधार पर डेनमार्क में जो दुग्ध का व्यापार है काफ़ी बेहतर तरीके से डेवलप हुआ है, क्योंकि जो ग्रीनलैंड है वहाँ की जो घास है वह चारागाह के लिए काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है। यहाँ की जो राजधानी है ये है कोपेनहेगन। क्या है? कोपेनहेगन। तो डेनमार्क की राजधानी है जिसका नाम है कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी एवं सबसे बड़ा शहर है कोपेनहेगन। यह सबसे बड़ा द्वीप है, ऐसा भी आपको ध्यान रखना। अगर आप देख रहे होंगे इमेज में, आपको स्पष्ट तरीके से दिखाई पड़ रहा होगा कि जितने द्वीपों की चर्चा हुई है यहाँ पर मुख्य भूमि में, वहाँ पर सबसे बड़ा जो द्वीप है यही है कोपेनहेगन, जिस पर स्थित। तो यहाँ पर यही चीज़ लिखा गया है, यह सबसे बड़ा द्वीप भी है। यह बाल्टिक की कुंजी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अगर आपको बाल्टिक सी में जाना है तो बगैर यहाँ से गुजरे आप बाल्टिक सी में जा नहीं सकते हैं। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? बाल्टिक की कुंजी के नाम से भी जानते हैं। साथ में अगर बात करें कि दूध निर्मित उत्पादों एवं अन्य डेयरी उत्पादों के निर्यात के लिए विश्व प्रसिद्ध है, क्योंकि आप डेनमार्क को यदि जानते हैं विश्व स्तर पर तो दुग्ध के व्यापार के लिए ही जानते हैं, क्योंकि यहाँ का दुग्ध जो होता है पौष्टिकता से परिपूर्ण होता है और यहाँ की जो गाय होती है इसमें प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ की जो घास होती है उसमें
बहुत प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। चाहे वह मुख्य डेनमार्क हो, चाहे वह ग्रीनलैंड का पार्ट हो, दोनों जगह दूध का व्यापार काफ़ी ज़्यादा बेहतर तरीके से विकसित किया है डेनमार्क ने। इसी आधार पर यहाँ का जो दूध एवं निर्मित उत्पाद एवं अन्य डेयरी उत्पाद के निर्यात के लिए क्या है, विश्व प्रसिद्ध है। अगर हम नॉर्वे की बात करें, यहाँ पर सभी राष्ट्रों की तो आज चर्चा होगी नहीं, बस 2-3 राष्ट्र चर्चा करेंगे, इसके पश्चात हम लोग अब नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। ये जो नॉर्वे है, यहाँ पर आप देखेंगे नॉर्वे है स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप, जिसमें 5 देश की बात किया है, जिसमें हमने आइसलैंड कहा है, डेनमार्क है, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। उसी में यह एक नॉर्वे है। नॉर्वे का अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो अक्षांशीय विस्तार 57 डिग्री 57 मिनट नॉर्थ से लेकर के, अर्थात यहाँ पर इसका जो विस्तार है यह 57 डिग्री 57 मिनट नॉर्थ है। और अगर इसके हम उत्तरतम बिंदु की बात करें तो उत्तरतम बिंदु कहाँ पर मिलता है, 71 डिग्री 11 मिनट नॉर्थ तक इसका विस्तार है। साथ में अगर इसके हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो अक्षांशीय विस्तार आप देख रहे हैं, इधर से आप जब इधर जाते हैं तो यहाँ से इसका विस्तार शुरू होता है और यहाँ तक जाता है। तो यहाँ पर आप कहेंगे यह 4 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से प्रारंभ होता है और कहाँ तक जाता है, 31 डिग्री और 10 मिनट ईस्ट तक इसका विस्तार है। ऐसा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, डेनमार्क का विस्तार कहाँ पर है। साथ में अगर इसके हम जनसंख्या की बात करें और एरिया की बात करें तो एरिया इसकी है 3,23,895 वर्ग किलोमीटर। यहाँ की जो पॉपुलेशन है 44 लाख है और यहाँ की राजधानी जो है उसका नाम है ओस्लो। ओस्लो इसकी राजधानी है, ये भी आपको स्पष्ट ध्यान रखना है। ओस्लो इसकी राजधानी हो गई, यहाँ पर यह है ओस्लो। अगर इसके हम लोकेशन की बात करें, स्थिति की बात करें कि कहाँ पर यह स्थित है, देखिए उत्तर पश्चिम यूरोप के पश्चिम में स्थित है। साथ में बात कर रहा है ना कि अगर पूरे हम यूरोप की बात करें तो यूरोप के उत्तर और पश्चिम सेक्शन में यह स्थित स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप में है। उत्तर पश्चिम है, ये बात सही है, और साथ में स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप पर स्थित है, यह इसके विषय में लिखा गया है। और साथ में अगर बात करें कि यहाँ पर जल संसाधन के अनुकूलतम उपयोगिता पर ध्यान दिया गया है, अर्थात अगर सबसे बेहतर जल संसाधन का उपयोग करने की हम बात करें तो नॉर्वे उसमें बहुत टॉप पर आता है, क्योंकि यहाँ पर जल संसाधन का ये लोग बहुत बेहतर तरीके से यूटिलाइजेशन करते हैं। क्योंकि यहाँ ना तो कोयला है और ना ही खनिज तेल उपलब्ध है, यहाँ विश्व में उच्चतम प्रति व्यक्ति जल विद्युत निर्गत होता है। ऐसा आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि जब यहाँ पर कोयले का भंडार है नहीं, किसी प्रकार का और आयल का भंडार हमारे पास नहीं है, ऐसे में इन लोगों के पास जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का एकमात्र विकल्प है वो है जल विद्युत। तो इसलिए यहाँ पर जो जल का इन लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से प्रयोग करना सीखा है और प्रयोग भी करते हैं। इसी आधार पर अगर कहा जाए कि विश्व में अगर उच्चतम प्रति व्यक्ति जल विद्युत निर्गत की बात की जाए तो उसमें कौन आता है, नॉर्वे आता है। साथ में यहाँ पर मत्स्योत्पादन यहाँ का मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप है, क्योंकि यहाँ जो क्षेत्र है यहाँ पर ना तो कृषि हो सकती है बहुत व्यापक स्तर पर, ना तो अन्य खनिज संसाधन है। तो ऐसे में यहाँ पर एकमात्र विकल्प बचता है और वह है मत्स्यन का, क्योंकि ये जो तट है आप देखेंगे, ये जो सब तट है यहाँ से यहाँ तक, ये जो कटे फटे तट हैं, यह मत्स्यन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आकर्षक होता है। साथ में इसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव और बना देता है, जब इधर से गल्फ स्ट्रीम आती है तो गल्फ स्ट्रीम यहाँ के टेम्परेचर को बढ़ा देती है, तो ठंडा गर्म जल मिलता है, इसलिए यहाँ पर मछलियों का विकास भी काफ़ी बेहतर तरीके से हो जाता है। यहाँ की जो मुख्य मछलियाँ हैं उसमें कौन कौन सी है, तो कार्ड मछली है, हेरिंग मछली है, मैकरल है और सालमन है। सालमन मछली काफ़ी ज़्यादा पौष्टिकता के दृष्टिकोण से जानी जाती है, और यही वो मछली है जिसमें सैल्मन में अगर देखा जाए तो ओमेगा 3 पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ओमेगा 3 पाया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि ओमेगा 3 के सोर्स कौन कौन से हैं, तो ओमेगा 3 का सोर्स एक प्रकार से यह सैल्मन मछली है। यह एक ऐसा कह सकते हैं फैट है जो अनसैचुरेटेड है, बाकी जो फैट होते हैं कैसे होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं। तो सैल्मन मछली में भी जो फैट पाया जाता है वो कैसा, अनसैचुरेटेड है। इसी आधार पर अगर हम बात करें इसकी राजधानी की, तो राजधानी जो नगर है उसका नाम है ओस्लो। क्या नाम है, ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी है एवं ओस्लो फ्योर्ड के शीर्ष पर अवस्थित है। किसके शीर्ष पर स्थित है, फ्योर्ड के शीर्ष पर स्थित है। इस देश के व्यापार के लिए सबसे व्यस्त पत्तन है, तो यह आपको स्पष्ट रखना है। फ्योर्ड क्या होता है ये भी हमको क्लियर कर लेना है। फ्योर्ड का तात्पर्य होता है कटा फटा तट। तो ये जो पार्ट है यहाँ पर बहुत कटे फटे पार्ट हैं, तो कटे फटे पार्ट होने के कारण यही कह रहा है कि जो ओस्लो यहाँ की राजधानी है यह फ्योर्ड के शीर्ष पर स्थित है, अर्थात
यहाँ पर एक कटा फटा तट है और उसी कटे फटे तट के शीर्ष पर स्थित यहाँ का राजधानी नगर है। साथ में अगर हम बात करें अगले नगर की, तो अगला नगर मिलता है बर्गन। अगर हम बर्गन की बात करें तो बर्गन यहाँ पर देखिए ये मिलता है बर्गन। बर्गन अटलांटिक तट पर अवस्थित एक महत्वपूर्ण मत्स्य पत्तन है। जितने यहाँ पर हैं, जब भाई मत्स्यन का ही प्रमुख केंद्र है, तो जितने भी यहाँ पर पत्तन है वहाँ पे मत्स्यन का केंद्र बना ही रहेगा। इसी प्रकार अगर हम नार्विक की बात करें तो नार्विक जो है यह शीत ऋतु में स्वीडन में प्राप्त लौह खनिज को इस पत्तन के द्वारा अन्य देशों को निर्यात किया जाता है। क्योंकि शीत ऋतु में अगर हम बात करें कि नार्वे के अधिकांश पत्तन क्या हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं, जम जाते हैं, लेकिन नार्विक जो पत्तन है यह जमता नहीं है। उसके पीछे कारण यही है कि जो उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट है, अर्थात जो गल्फ स्ट्रीम है गर्म धारा के रूप में जो आती है, वह यहाँ के टेम्परेचर को बढ़ा देती है। और जब यहाँ के टेम्परेचर को बढ़ाती है, यही आपका नार्विक क्या है, एक पोर्ट है, इसीलिए शीत ऋतु में यह पोर्ट चालू रहता है। तो इसी आधार पर यह प्रासंगिक है, इसलिए हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसी प्रकार अगर हम आगे बात करें तो आगे हमको मिलता है ट्रांडम मिलता है। क्या मिलता है? ट्रांडम। अगर हम ट्रांडम के विषय में बात करें तो ट्रांडम भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर ये देखिए है, ये ट्रांडम, ये ठीक। यहाँ का कागज उद्योग बहुत महत्वपूर्ण है। कागज और लुगदी के निर्यात का महत्वपूर्ण केंद्र है। जैसे अगर कागज उद्योग के लिए दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण देश माना जाए तो वह कनाडा आता है। कौन आता है? कनाडा आता है, क्योंकि वहाँ पर शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं जो मुलायम लकड़ियों के लिए जाने जाते हैं। तो उसी प्रकार अगर हम नार्वे में बात करें कि जो कागज उद्योग के लिए सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है वो कौन सा है, तो उसका नाम है ट्रांडम है। कौन है? ट्रांडम है। इसी प्रकार अगर ओदा और अर्दल की बात करें तो ये कहाँ पर है, ये भी हमको ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये ओदा और अर्दल क्या है, तो नार्वे का महत्वपूर्ण अल्मुनियम प्रगलन केंद्र है। आपसे पूछा जा सकता है ओदा अर्दल के विषय में, तो यह नार्वे का प्रमुख, ध्यान रखिएगा, अल्मुनियम प्रगलन केंद्र है। कहाँ पर है इसके विषय में यहाँ पर हमने देखिए इंडिकेट किया है। यहाँ पर ये जो आपको मिलता है ये वाला पार्ट स्ट्रेंजर, ये हम देखिए ये स्ट्रेंजर है। स्ट्रेंजर के थोड़ा सा नीचे आपको मिलता है ओंदा। आप एटलस में देखेंगे तो आपको स्ट्रेंजर देखने को मिलेगा, और स्ट्रेंजर के नीचे जो मिलता है पार्ट वही है ओंदा। क्या है? ओंदा। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि जहाँ पर ओस्लो का पार्ट है, कौन सा पार्ट है? ओस्लो। इसी ओस्लो के नीचे जब आप जानते हैं यहाँ पर जो आपको बंदरगाह मिलता है या प्रगलन केंद्र है, इसी का नाम है अर्दल। अर्दल यहाँ पर मिलता है और ओंदा यहाँ पर मिलता है। ये दोनों जो केंद्र हैं एल्युमिनियम प्रगलन केंद्र के रूप में जाने जाते हैं। साथ में अगर हम बात करें हागसुंड की, क्या बात करें? हागसुंड की। तो हागसुंड जो है यह नॉर्वेजियन सागर का पत्तन जो हेरिंग मछली के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो ऐसा भी हमको ध्यान रखना है कि ये जो तथ्य लिखे जा रहे हैं, इन तथ्यों से हमको प्रश्न ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं किसी न किसी रूप में। तो यहाँ पर जितने भी तथ्य हैं सबको आपको ध्यान रखना है। हागसुंड के भी विषय में ध्यान रखना है। नॉर्वेजियन सागर का है, यह प्रमुख पत्तन नॉर्वेजियन सागर, अर्थात ये जो सागर है, और इसी नॉर्वेजियन सागर के इस वाले पार्ट पर आपको जो देखने को मिलता है पत्तन, उसी पत्तन का नाम क्या है? उसी का नाम है हागसुंड। क्या नाम है? हागसुंड। यहाँ पर आप देखेंगे नार्विक है, फिर हैमर फेस्ट है, और यहीं पर बीच में आपको मिलता है क्या? इसका नाम है हागसुंड। इसी प्रकार अगर हम आगे बढ़ें तो स्टेवेंजर है। अगर हम स्टेवेंजर के विषय में यहाँ पर लोकेट करें, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसी को कहते हैं स्टेवेंजर। और यहीं पर जो मिलता है इसका नाम है ओंदा। क्या नाम है? ओंदा। ओंदा यहाँ पर है और अर्गल यहाँ पर है। ओंदा, अर्गल, और यहाँ पर स्ट्रेंजर है। यहाँ से अगर हम बात करें उत्तरी सागर के तेल एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्र को सेवा प्रदान करने वाले पत्तन जो दक्षिण नार्वे में स्थित हैं, मत्स्य पकड़ने एवं प्रसंस्करण का महत्वपूर्ण केंद्र है। तो यहाँ पर कह सकते हैं एक बंदरगाह है, और बंदरगाह होने के कारण यहाँ पर मत्स्यन का हम कह सकते हैं पकड़ने का भी केंद्र है। साथ में यहाँ पर बहुत से हम और भी प्रोडक्ट का आयात निर्यात करते हैं। यहाँ पर अगर बात किया जाए, जो फ्योर्ड तट होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसकी चर्चा तो वैसे हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी में जब प्रश्नों का डिस्कशन कर रहे थे तो वहाँ पर डिस्कशन किए थे कि जो पोलर क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जो कटा फटा तट होता है जो परिहिमानी प्रक्रम से बनते हैं, उसी को हम कहते हैं फ्योर्ड तट। और रिया तट जो होता है यह भी सागर लहरों से कटा फटा तट होता है। रिया तट भी कटा फटा होता है, फ्योर्ड तट भी कटा फटा होता है, लेकिन डिफरेंस ये होता है फ्योर्ड तट जो होता है परिहिमानी क्षेत्रों में देखने को मिलता है, लेकिन जो रिया तट होता है अन्य सागरीय क्षेत्रों में देखने को मिलता है।
तो आप नॉर्वे का अगर ये पोर्शन देखें, अर्थात स्ट्रेवेंजर से लेकर के यहाँ से लेकर के आप ये पूरा पार्ट अगर आप यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक अगर आप लोकेट करें, यहाँ तक का सेक्शन पूरा ये जो लास्ट वाला, तो यहाँ तक का तट आप देख रहे हैं पूरा कटा फटा है, एकदम स्मूथ नहीं है, कटा फटा तट है। तो यही कह रहा है कि जो फ्योर्ड समुद्री तट है, कहाँ से, स्टेवेंजर से लेकर के हैमरफेस्ट तक, अर्थात यहाँ तक, इसका नाम है हैमरफेस्ट। यहाँ की लंबाई टोटल है 1610 किलोमीटर। यह जो क्षेत्र है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर एक मछली पाई जाती है जिसका नाम है कॉड मछली। कॉड मछली के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए यहाँ पर देखिए पिछले एपिसोड में हमने लिख भी दिया था कि हैमरफेस्ट यहाँ पर है, हैमरफेस्ट का ये पार्ट है, तो हैमरफेस्ट यहाँ पर है, आपको इसको ध्यान में रखना है। साथ में अगर हम बात करें कैनिंग और ब्रिसलिंग क्रिया के लिए भी यह विशिष्टीकरण है। साथ में जो अगला अगर हम द्वीप की बात करें तो उसका नाम है लोफोटन। क्या नाम है, लोफोटन। अब लोफोटन को भी हमको ध्यान में रखना है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि लोफोटन कहाँ है, पहले इन सबको हम हटा देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं लोफोटन कहाँ है। अब देखिए यहाँ पर जो लोफोटन है ये वाला पार्ट है जिसका नाम है लोफोटन। तो कॉड के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र जहाँ हेमंत ऋतु एक प्रकार से हम कहते हैं यह शीत ऋतु होती है। कौन सी ऋतु होती है, हेमंत को ही हम कहते हैं शीत ऋतु या इसी को कहते हैं शरद ऋतु। जो करीब करीब दिसंबर जनवरी के आसपास का जो टेम्परेचर होता है, दिसंबर प्लस जनवरी का, इसी कालखंड को हम लोग कहते हैं हेमंत ऋतु। तो हेमंत ऋतु अर्थात शरद या शीत ऋतु का ही ड्यूरेशन होता है। यहाँ पर कॉड के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहाँ हेमंत ऋतु में सबसे अधिक मछली पकड़ी जाती है। आपको स्वभावतः ये बातें पता है, जब शीत ऋतु आती है उस दौरान जो इधर की उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट है अर्थात गल्फ स्ट्रीम है, यह यहाँ के टेम्परेचर को बढ़ा देती है, और टेम्परेचर बढ़ा देने के कारण यहीं पर आपको देखने को मिलता है नार्विक जो पोर्ट है। तो नार्विक पोर्ट से ही हम लोग प्रमुख लौह का निर्यात करते हैं और मत्स्यन का भी निर्यात करते हैं। साथ में आपने अभी अभी देखा है कि हैमरफेस्ट का भी विस्तार यहाँ तक है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पूरा ये क्षेत्र है यह कॉड मछली के लिए ही जाना जाता है। तो जब कॉड मछली के लिए पूरा क्षेत्र जाना जाता है तो उसी में तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो लैफोटन भी आता है। तो लैफोटन भी किसके लिए जाना जाता है, तो कॉड मछली के लिए ही जाना जाता है। तो इस आधार पर हमको इन तथ्यों को ध्यान में रखना है। अर्थात यहाँ से प्रश्न यदि पूछा जाए तो आप यदि एक बार दो बार ध्यान देंगे तो प्रश्न स्वभावतः बन जाएगा, कोई बहुत टफ कार्य नहीं है, बस एक बार दो बार ध्यान से इसको देखना है। तो इसी के साथ आज का एपिसोड हम समाप्त करते हैं और हम लोग कल पुनः एक नए एपिसोड में मिलेंगे। तो ठीक है, अब फिर मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।